Good evening, all of you. Today we will study lecture 3, private public and global enterprises. है ना, चूंकि पहले हम लोग इसका जो प्रीवियस जो 2 लेक्चर है हम लोग कर चुके हैं, है ना, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज के बारे में जाने। उसका जो लास्ट टॉपिक इसका है ना, ग्लोबल इंटरप्राइजेज, है ना। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज है क्या? ग्लोबल इंटरप्राइजेज हम लोग बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड, है ना, जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड हो, यानी अमेरिकन कंपनी हो, इंडिया में भी काम कर रहा हो, है ना, यूरोप में, इंग्लैंड में भी काम कर रहा हो, फ्रांस में भी काम कर रहा हो, है ना, इटली में भी काम कर रहा हो, या इंडियन कंपनी हो, है ना, वो अमेरिका में, फ्रांस में, ऑल ओवर वर्ल्ड आप बोल सकते हो, है ना, वो वर्क करता है। उसका एग्जांपल आप लोग बहुत सुने होंगे, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जिसको बोलते हैं, है ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी क्या होते हैं वो, है ना, उनका जो है, जो अपना जो होता है ऑफिस, मान लीजिए इंडिया में, जैसे टाटा का ही मान लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, अडानी का ही लीजिए, है ना, ये लोग का कहाँ पे है ना, सेंट्रलाइज ऑफिस इंडिया में है, लेकिन ये काम ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, ये काम कनाडा में भी करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, है ना। इनका जो भी ऑपरेशन का दायरा है ना, यूरोप और एशिया के और सारे देशों में फैला हुआ है ना। तो या अमेरिकन में जैसे एप्पल है, कोको कोला है ना, अगर एग्जांपल लेंगे बाहर का, तो वो क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, है ना, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब बात आती है कि जब ग्लोबल इंटरप्राइजेज एमएनसी जान लिया है, तो इसका अब ये फीचर्स क्या है ना। तो फीचर्स है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, है ना। एमएनसीज, है ना, एमएनसी जो होते हैं, है ना, एमएनसी जो होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, है ना, इनका दायरा बहुत बड़ा होता है। इनके पास क्या चाहिए, इनके पास क्या होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत बड़ा कैपिटल रिसोर्सेज होता है। वो लिक्विड कैश कहिए, एसेट्स कहिए, प्रॉपर्टी के रूप में कहिए, है ना। चूंकि, है ना, छोटे मोटे जो कंपनी है वो ये एमएनसी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, इनके पास क्या होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है, बड़ा कैपिटल होता है ना। मैन, मशीन कहिए, कैश कहिए, हर एक में ये इनके पास वास्ट कैपिटल होता है। नंबर 2 है फॉरेन कोलैबोरेशन। भाई आप जगह जगह जाकर बिजनेस करोगे तो वहां का गवर्नमेंट से परमिशन लो और वहां के कंपनी से क्या करोगे, टाइप करोगे। टाइप करके क्या करोगे, अपना बिजनेस का दायरा वहां भी बढ़ाओगे। तीसरा एडवांस टेक्नोलॉजी। आज के डेट में बिना टेक्नोलॉजी का आप कहीं कोई वर्क नहीं कर सकते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो क्यों आपको अगला देश बुलाएगा यहाँ पे। आप अगर अपना कोई बेनिफिट नहीं दे पाइएगा उस देश को, तो आपको वहां पे क्या करेगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन तो नया नया प्रोडक्ट जो है, जो उस देश में नहीं चल रहा और आप उसको, है ना, आपका R&D मतलब रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो नया नया प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का और कॉस्ट, है ना, थोड़ा कम करके उसको प्रोवाइड करेगी, है ना। मतलब कि आपका क्या फीचर हो सकता है, प्रोडक्ट इनोवेशन के नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करते हो आप। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब भाई आप जा रहे हो बिजनेस करने यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो जहां का कल्चर ट्रेडिशन जो होगा वहां का मार्केटिंग, उसके अनुसार आप उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझिएगा। और जब समझिएगा तब आप वहां मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का कर पाइएगा। जब वहां के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, है ना, तो आप क्या मार्केटिंग कर पाएंगे, है ना। नंबर 6 एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग टेरिटरी। अरे भाई सही बात है, हम दूसरे जगह जा रहे हैं तो हमारा क्या है, टेरिटरी का मतलब क्या, एरिया, क्षेत्र, है ना। आपका क्या होता है, दायरा बढ़ता है, एक्सपेंड करते हो। एशिया में, यूरोप में, रसिया भी तो पार्ट है ना, यूरोप और एशिया दोनों में उसका एक ऐसा देश है ना, जिसका 2 पार्ट में देश आता है। कुछ भाग यूरोप में आता है, कुछ भाग एशिया में आता है, यूरेशिया यूरोप पार्ट को बोला जाता है। तो भाई आपका टेरिटरी क्या करता है, मार्केट का, है ना, दायरा बढ़ाना चाहते हो कि हमारा सब जगह हो, अधिकतर जगह ऑक्युपाई करें। सेंट्रलाइज कंट्रोल। और सबसे बड़ा फीचर जो होता है कि कहीं बिजनेस करे लेकिन कंट्रोल अपने देश में ही वो रखता है ना। जैसे मान लीजिए टाटा का ही आप छोटा एग्जांपल है, टाटा तो इंडियन कंपनी है, इनका जो है यूरोप, है ना, और अमेरिका, है ना, और सारे देशों में इनका दायरा है ना।
तो इन कंट्रोल यहीं से करते हैं। एप्पल अमेरिका से कंट्रोल करते हैं, सब जगह एप्पल चल रहा है। कोको कोला आप देखते हो अमेरिका में ही ऑफिस है, लेकिन सब जगह चलता है, कंट्रोल अपना अमेरिका से ही करता है। क्लियर। इसके बाद है ज्वाइंट वेंचर। क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है भाई? जब 2 और मोर देन 2 कंपनी, 2 और 2 से ज्यादा बिजनेस हाउसेज जब मिल करके बिजनेस करती हैं, है ना, या 2 कंपनी 2 बिजनेस हाउसेज, है ना, किसी प्रारूप में कर सकती है, कंपनी फॉर्मेट में, पार्टनरशिप फॉर्मेट में, है ना, कर सकती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप के रूप में कर सकती हैं ज्वाइंट वेंचर, है ना, मिलकर के जो बिजनेस करती है उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर 2 तरह का होता है। एक जो होता है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, और नंबर 2 होता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। अब कहोगे कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या है, तो आप अभी बहुत सारा करंट एग्जांपल देखते होंगे आप लोग। रोड बनते हुए आप देखे होंगे, ये ओवरब्रिज बनते देखे होंगे शहर में, है ना। तो वो क्या करती है, एक कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंपनी के साथ करती है कि ये रोड जो हमारा जो 200 किलोमीटर बनाना है ना, वहीं तक का कॉन्ट्रैक्ट आपका है, उससे आगे का नहीं है। अगर ये मेरा ओवरब्रिज यहां से यहां तक का बन जा रहा है, मतलब दिल्ली का ही ले लो भाई, है ना, एक निश्चित दायरे का अपना ले लो, मुंबई का ही ले लो, है ना, कि भाई जो मतलब कि हमारा 10 किलोमीटर का ओवरब्रिज बनना है, तो वहीं तक का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां वो पूरा होगा काम आपका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उससे आगे नहीं, तो उसको बोलते हैं, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। और इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, और सॉरी, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लेकिन इक्विटी बेस्ड जो ज्वाइंट वेंचर है, दूसरा टाइप जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें कंपनी फॉर्म में, है ना, पार्टनरशिप के फॉर्म में, और लंबे समय तक लंबे काम, है ना, के लिए उसको किया जाता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर को। अब इक्विटी बेस्ड क्या होता है, एक दूसरा का कंपनी क्या करता है, शेयर ले लेता है ना। इक्विटी मतलब क्या, शेयर है ना, और लंबे समय तक जो आपने प्रॉफिट का रेशियो रखा, वो सारी बातें डिसाइड हो जाती है ना, कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा दोनों का, है ना। या मान लीजिए 60 शेयर आपका है। अब जैसे इंश्योरेंस में आप देखो ना, बजाज है, एलियांज है, बजाज यहाँ का, एलियांज विदेश का है ना, टाटा AIG, टाटा यहाँ का AIG, है ना, विदेश का। तो कहने का मतलब लंबे समय से इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये होता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, रेशियो होता है 60 मेरा 40 आपका, है ना। अब इसके बेनिफिट क्या है ज्वाइंट वेंचर के, है ना। तो जो बेनिफिट है कि इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि 2 जब कंपनी मिलोगे आप, तो आपके पास रिसोर्स संसाधन जो होगा ज्यादा होगा, आपका कैपेसिटी ज्यादा होगा, मैन ज्यादा होगा, मशीन ज्यादा होगा, मटेरियल आपके पास ज्यादा होगा, है ना। नंबर 2, एक्सेस टू न्यू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, अब एलियांज कहाँ की कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस का काम कर रही है, टाटा के साथ AIG कहाँ की कंपनी है और यहाँ काम कर रही है, तो उसका नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन का दायरा बढ़ा के नहीं बढ़ा। नंबर 3, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी चीज है कि भाई एक मान लो हो सकता है कि हमारे जैसा कंपनी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, और बाहर का जो लोग हो, है ना, वो मैन उनको मोटिवेट करने में, या और जो कोई R&D डिपार्टमेंट में उसका, रिसर्च डेवलपमेंट में उसका मतलब आगे हो, है ना। तो क्या होता है कि किसी को टेक्नोलॉजी को फायदा, किसी को रिसर्च डेवलपमेंट का फायदा। इनोवेशन, 2 मिलकर जितना इनोवेशन करोगे उतना एक से नहीं होगा इनोवेशन, एक आदमी इनोवेशन करेगा, 2 कंपनी मिलकर जो इनोवेट करेगा वो एक नहीं कर सकता है ना। तो इनोवेशन का बेनिफिट होता है कि नया नया प्रोडक्ट आपको मिल जाता है ना, जो अकेले सिंगल आप नहीं कर पा सकते हो। और सबसे बड़ा जो इसमें है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जब दोनों का इफिशियंट आइटम मिलेगा, रॉ मटेरियल, किसी का टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या होगा आपका, है ना, मार्जिन मनी बढ़ जाएगा, बिजनेस का टर्नओवर आपका बढ़ जाएगा। नंबर 6 है इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, और 2 का ब्रांड मिलेगा, टाटा AIG, टाटा का ब्रांड और AIG का, बजाज एलियांज, मारुति सुजुकी, है, दोनों का मिल रहा है आपको ब्रांड नेम, है ना। जापान का सुजुकी, इंडिया का मारुति। क्लियर। तो
तो ये तो हम लोग समझे है ना, ये ग्लोबल इंटरप्राइजेज, एमएनसी और ज्वाइंट वेंचर। अब इनका लास्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये नया कॉन्सेप्ट है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट का और पब्लिक यानी गवर्नमेंट का है ना साझेदारी होता है, पार्टनरशिप होता है। कैसे? आप देखते होंगे जगह जगह पे। अब गवर्नमेंट को क्या लगता है, अब बड़ा हॉस्पिटल बनाना है उसको, अब उसको लैंड बहुत महंगा पड़ रहा है, रोड का है, रोड पे क्या लैंड है, तो एक किसान का मतलब मान लीजिए कि 5 एकड़ का प्लॉट है। अब उसको पार्टनर बना लिया गवर्नमेंट, बोला कि भाई आप क्या करो, अपना लैंड दो, एग्रीमेंट करो मेरे साथ और हम हॉस्पिटल बनाते हैं, और इसमें तुमको क्या होगा, हम जो प्रॉफिट होगा हॉस्पिटल का वो तुमको देंगे, और कुछ जॉब भी ऑफर करता है। हॉस्पिटल हो गया, टोल प्लाजा देखते होंगे जगह जगह खुला है, तो टोल प्लाजा में सारा जगह तो गवर्नमेंट का है। ये क्या है कि रोड का जगह किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट अपना रोड वाली जगह देती है, और टोल प्लाजा कंपनी क्या करती है, वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन करती है ना। और है ना, या और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल देख सकते हो, है ना। एक्सप्रेस वे बन रहा है बहुत सारा, है ना। उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपना लैंड दे रही है, और कंपनियां क्या बना रही है, उस पर रोड बना रही है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना में क्या होता है ना, ये प्राइवेट का और गवर्नमेंट का या लोकल जो गवर्नमेंट है, निगम उगम भी जो होता है, या स्टेट गवर्नमेंट का पार्टनरशिप होता है। क्लियर? तो इससे पहले हम लोग ने ये प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल इंटरप्राइजेज के बारे में है ना 2 लेक्चर और पढ़ा, और आज हमने है ना ग्लोबल इंटरप्राइजेज, एमएनसी, ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में जाना, है ना। जहां तक हम समझते हैं कि आप इसको है ना हमने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया, और आप लोग समझे भी होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।